देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं एवं पोल्ट्री की आवासीय व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, डेयरी बार्न का लंबा अक्ष किस दिशा में होना चाहिए। यानी कि जो डेयरी बार्न होता है ना, उसका जो लॉन्ग एक्सेस होता है वो किस दिशा में होना चाहिए, तो बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, उत्तर से दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा समझिए। मान के चलिए ये क्या है, डेयरी बार्न। ये क्या है, डेयरी बार्न है। और इस इधर की साइड क्या लगी रहती है, इसमें खिड़कियाँ लगी रहती हैं। ये क्या है, खिड़कियाँ दोनों साइड में। ठीक है, ये खिड़कियाँ हैं। तो होता क्या है कि इधर से आने वाला जो सूर्य का प्रकाश होता है वो डायरेक्ट किस में जाता है, खिड़कियों के रास्ते किस में जाता है, डेयरी बार्न में जाता है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किस में जाता है, डेयरी बार्न में जाता है। इससे क्या होता है, यानी कि जो डेयरी बार्न होता है ना, वो स्टरलाइज हो जाता है या निसंक्रमित हो जाता है। इसीलिए इसका जो लॉन्ग एक्सेस होता है वो उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, खुली आवास प्रणाली में प्रति गाय ढके क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है बताइए। हाँ, 3.5 वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, भारत में गाय के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाला आवास है, तो कौन सा लेते हैं सबसे ज़्यादा, खुला आवास काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन है अपना, गाभिन गाय के लिए खुली आवास प्रणाली में आच्छादित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। आच्छादित का मतलब होता है ढके क्षेत्र की आवश्यकता कितनी होती है, तो वो होती है 100 से 120 वर्ग फीट। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, भैंस और गाभिन गाय एवं सांड के लिए मेंजर की लंबाई होनी चाहिए। मेंजर क्या होता है, मेंजर वो होता है जिसमें हम पशुओं को खाना खिलाते हैं। ठीक है, डालकर खाना खिलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, मेंजर बोलते हैं भाई। तो उस मेंजर की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है बताओ, तो वो होती है 24 से 30 इंच। ठीक है, 24 से 30 इंच होती है। और किसकी बात कर रहे हैं हम, एक तो भैंस और एक गाभिन गाय। ठीक है, इनका ध्यान रखना है विशेष रूप से। देखिए छठवां क्वेश्चन है, गाय भैंस के लिए खुली आवास प्रणाली में कितने वर्ग फीट खुले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है, 80 से 100 वर्ग फीट। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि गाय के आवास में फर्श की ढलान का कोण होना चाहिए भाई, कितना होना चाहिए, तो 10 फीट पर 1 इंच का ढलान होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आठवां क्वेश्चन है, पशु आवास की छत की ढलान का कोण कभी भी से अधिक नहीं होना चाहिए। कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 30, 45, 60, 90 बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45, यानी कि कभी भी 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए क्या, छत का ढलान। देखिए अगला क्वेश्चन है, बंद आवास की दोहरी पंक्ति प्रणाली में गायों के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है। देखिए गायों के जब बात आ जाती है किसकी, स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी जो प्रणाली है वो कौन सी है, टेल टू टेल। क्यों, टेल टू टेल प्रणाली इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें जो चारा वितरण होता है वो समान रूप से नहीं होता। ठीक है, और जो पशुओं का जो मुंह होता है वो आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहता है, तो बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है ना, इसमें बहुत कम रहती है। ठीक है, इसीलिए ये स्वास्थ्य के स्तर से सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है, टेल टू टेल। ठीक है भैया, देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के आवास में टाइल से बनी छत की ढलान का कोण होता है, कितना होता है, हाँ बिल्कुल सही है, कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, खुली आवास प्रणाली में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है। खुली आवास प्रणाली में प्रति भैंस कितने ढके हुए क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो बताइए। नहीं आ रहा, ये होगा आंसर। ठीक है, 4 वर्ग मीटर। देखिए 12वां क्वेश्चन है, खुली आवास प्रणाली में एक गाभिन गाय को कितना खुला क्षेत्र चाहिए। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, ये गाभिन ध्यान रखना है। ठीक है, जब ये गाभिन आ जाएगा ना तो ज़रूरतें अपने आप बढ़ जाएंगी भाई। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आएगा 1 से 80 से 200 वर्ग फीट। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, गाय की किस आवास प्रणाली में चारा वितरण समान रहता है। मैंने अभी बताया था कि जो चारा वितरण समान रहता है ना, उसमें बीमारियों के फैलने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो वो कौन सी प्रणाली है, फेस टू फेस। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन है, दूध दोहन में आसानी, बीमारी फैलने का कम खतरा एवं अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था किस आवासीय प्रणाली में होती है।
अब जब यहाँ पर आ रहा है कि बीमारी फैलने का कम खतरा, तो आप समझ जाइए प्रणाली कौन सी होगी, टेल टू टेल। कौन सी होगी, टेल टू टेल होगी। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों, आपका क्वेश्चन है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर। अगला क्वेश्चन है, खुली आवासीय प्रणाली में खुला क्षेत्र और ढका क्षेत्र होता है, कितना होता है? खुली आवासीय प्रणाली में खुला क्षेत्र और ढका क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? हाँ, वो होता है 2:1 होता है। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन है, खुली आवास प्रणाली एक बाड़े में अधिकतम कितने सांडों को रखा जा सकता है? एक बाड़े में एक सांड को रखेंगे। ठीक है, देखिए 17वां क्वेश्चन है, सांड के लिए खुली आवास प्रणाली में खुले क्षेत्र एवं ढके क्षेत्र का अनुपात होता है। बात किसकी आ रही है? सांड की आ रही है, ना तो गाय की आ रही है और ना ग्रामीण गाय की आ रही है। ठीक है, बात किसकी है? सांड की। तो खुले क्षेत्र और ढके क्षेत्र का अनुपात कितना रखेंगे बताओ? तो 10:1 रखेंगे। ठीक है, देखिए 18वां क्वेश्चन है, कैटल शेड की एकल पंक्ति प्रणाली काम में लेते हैं, कब काम में लेते हैं? जब गायों की संख्या 12 से कम हो। कितने से कम हो? 12 से कम हो, तब क्या काम में लेते हैं हम? एकल पंक्ति प्रणाली काम में लेते हैं। तो आंसर जाएगा अपना सी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के आवास में फर्श की ढलान होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 1:40 का ढलान होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण गाय को खुली आवास प्रणाली में कितने वर्ग मीटर ढके क्षेत्र की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 12 मीटर। ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा दोस्त पढ़ने में, है ना, पर इनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मन ना करे ना तब भी पढ़ना है दोस्त। सिर में दर्द हो रहा है ना तब भी पढ़ना है, हल्का फुल्का बुखार आ रहा है ना तब भी पढ़ना है। ठीक है, तो मुझे पता है इंटरेस्ट तो इसमें नहीं आता क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़िए। ठीक है, देखिए 21वां क्वेश्चन है, बीमार जानवर को रखा जाता है, बीमार जानवर को कहाँ रखते हैं? अरे जब आपको कोरोना हुआ था तो आपको कहाँ रखा गया था? क्वारंटाइन किया गया था ना, है ना, तो इसको रखते हैं हम आइसोलेशन बॉक्स में। आइसोलेशन का मतलब अलग से व्यवस्था होती है इनकी। अगला क्वेश्चन है कि पोल्ट्री आवास एवं गाय के आवास का लंबा अक्ष किस दिशा में रहना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझते हैं कि पोल्ट्री आवास एवं गाय के आवास का लंबा अक्ष, पहले तो हमने बात किसकी की थी? डेयरी फार्म की, सबसे पहला क्वेश्चन वही था, लेकिन अब बात आती है किसकी? पोल्ट्री आवास और गाय के आवास की। तो इसका लंबा अक्ष किस दिशा में रखना चाहिए? देखिए लंबा अक्ष का मतलब ये होता है, देखिए ऐसे, ये इसका लंबा अक्ष हो गया। ठीक है, लॉन्ग एक्सिस। तो इसको किस दिशा में रखना चाहिए? किस दिशा में बनाया है बताओ हमने? ये बनाया है भाई साहब पूरब से पश्चिम दिशा में। अब पूरब से पश्चिम दिशा में क्यों रखते हैं पता है? ताकि देखो गर्मियों के टाइम पर तो क्या आएंगी? गर्म हवा आएंगी, और सर्दियों के टाइम पर ठंडी हवाएं, तो इधर से जो जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको नहीं लगें। ठीक है, इधर की साइड रखेंगे हम खिड़की, इधर खिड़की रखेंगे तो क्या है? गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पोल्ट्री की आवासीय प्रणाली है? तो देखिए डीप लीटर प्रणाली, पिंजरा प्रणाली, फ्री रेंज प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी किसकी प्रणाली है? पोल्ट्री की आवासीय प्रणाली है। ठीक है भैया, तो यहाँ आपका क्वेश्चन सही हो गया ना। क्वेश्चन कि पोल्ट्री आवास एवं गाय के आवास का लंबा अक्ष किस दिशा में रहना चाहिए? तो पूरब से पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए यह भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पोल्ट्री की आवास प्रणाली है? तो वो डीप लीटर प्रणाली भी है, पिंजरा प्रणाली भी काम लेते हैं, और फ्री रेंज प्रणाली। तो आंसर जाएगा अपना उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो देखिए 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी आवासीय प्रणाली लेयर एवं ब्रॉयलर दोनों के आवास के लिए काम ली जा सकती है? लेयर का मतलब जो अंडे देते हैं, ठीक है, ब्रॉयलर जिनको मांस के लिए पालते हैं। तो दोनों के लिए हम कौन सी काम में ले सकते हैं? डीप लीटर भी काम में ले सकते हैं, पिंजरा प्रणाली भी काम में ले सकते हैं। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा सी। आंसर क्या जाएगा? सी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आंसर सी नहीं जाएगा भाई। हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी काम में ले सकते हैं? डीप लीटर काम ले सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ए होगा।
देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रणाली ब्रॉयलर के लिए काम में नहीं लेनी चाहिए? ब्रॉयलर के लिए काम में नहीं लेनी चाहिए, तो एक तो डीप लीटर नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, और एक पिंजरा प्रणाली काम में नहीं लेते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? बी एंड सी। अरे ऐसा नहीं है भैया, आप फिर कन्फ्यूज आ गए बिडू। देखिए पिछले क्वेश्चन को देखिए, हमने यहाँ पर बात की थी कि लेयर एवं ब्रॉयलर दोनों के आवास के लिए काम में ली जा सकती हैं। तो कौन सी काम ली जा सकती है? डीप लीटर, और डीप लीटर को हम यहाँ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को पहले समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रणाली ब्रॉयलर के लिए काम में नहीं लेनी चाहिए? तो कौन सी नहीं लेनी चाहिए? एक तो पिंजरा प्रणाली काम में नहीं लेनी चाहिए, और एक बैटरी प्रणाली काम में नहीं लेनी चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा इसका? डी जाएगा, ठीक है। किसको काम में ले सकते हैं हम? डीप प्रणाली को। 26वां क्वेश्चन है, मुर्गियों की सबसे सघन आवासीय प्रणाली है, कौन सी है? पिंजरा प्रणाली, ठीक है। पिंजरे में बंद रहते हैं तो सबसे सघन ही तो है वो। अगला क्वेश्चन है, मुर्गियों के आवास की सबसे पुरानी पद्धति जिसमें मुर्गियों को खुला छोड़ देते हैं, खुला खुला का मतलब फ्री छोड़ देते हैं, तो फ्री छोड़ देते हैं तो कौन सी हो जाएगी? फ्री रेंज प्रणाली हो जाएगी, ठीक है। देखिए 28वां क्वेश्चन है, डीप लीटर प्रणाली में बिछावन की गहराई होती है वो कितनी होती है? 0 से 6 इंच, 12 से 16 इंच, 6 से 8 इंच, या 8 से 12 इंच? तो बताइए कितनी होती है? वो होती है 8 से 12 इंच। राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डीप लीटर प्रणाली में बिछावन को कम से कम एक सप्ताह में कितनी बार पलटना चाहिए? अरे यार कम से कम एक बार तो पलटना ही चाहिए, है ना। कितनी बार पलटना चाहिए? एक बार तो पलटना ही चाहिए। आंसर हो जाएगा ए। देखिए 30वां क्वेश्चन है, डीप लीटर प्रणाली में बिछावन को सुरक्षित रखने के लिए मिलाया जाता है, क्या मिलाते हैं भाई? बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, जल्दी बताओ क्या काम में लेते हैं भैया, क्या मिलाते हैं? नहीं पता आपको? मुझे भी नहीं पता, है ना। अरे सुपर फॉस्फेट काम में लेते हैं, बुझा हुआ चूना काम में लेते हैं। जब दोनों को काम में लेंगे तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, है ना। तो आप यार समझते नहीं है बात को। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डीप लीटर प्रणाली एवं पिंजरा प्रणाली में प्रत्येक पक्षी के लिए क्रम से जगह होनी चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए? कितनी जगह होनी चाहिए? मैं पूछता हूँ कितनी जगह होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 3 से 4 वर्ग फीट और 0.75 वर्ग फीट, ठीक है। तो डीप लीटर में कितनी? 3 से 4 वर्ग फीट, और पिंजरा प्रणाली में 0.74 वर्ग फीट होनी चाहिए। आंसर ए। देखिए 32वां क्वेश्चन है, कृत्रिम ब्रूडर में प्रथम सप्ताह का तापमान एवं प्रति चूजे के लिए फर्श पर कितनी जगह की आवश्यकता होती है भाई? बताओ। कृत्रिम ब्रूडर बना रहे हैं तो प्रथम सप्ताह का जो तापमान लेंगे और जगह कितना लेंगे, यह पूछ रहा है क्वेश्चन में। बताइए कितना लेते हैं। देखिए 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो क्या लेते हैं? टेम्परेचर, तापमान। और 100 से 120 वर्ग फीट किसकी आवश्यकता होती है? जगह की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा अपना बी। देखिए ये आ गया, यानी कि 2.5 से चूजों को कितने फीडर, फीडर का मतलब जिसमें खाना खाते हैं, एवं वाटर जिसमें पानी पीते हैं, की आवश्यकता होती है। तो देखो अच्छा ये बताओ, खाने की ज़्यादा आवश्यकता होगी या पीने की ज़्यादा आवश्यकता होगी? सोच के बताओ। पीने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो 3 तो क्या लेते हैं? फीडर, और 4 वाटर रखते हैं, ठीक है, ब्रूडिंग यूनिट में। अगला क्वेश्चन है, ब्रूडिंग के बारे में असत्य कथन है, तो कौन सा असत्य कथन है? देखिए 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक चूजों की देखभाल एवं प्रबंधन करना ब्रूडिंग कहलाता है। ये भी तो बिल्कुल सही है। देखिए अगला है, एक ब्रूडिंग इकाई में 2.5 से चूजे 4 60 वाट के बल्ब जो फर्श से 6 इंच की ऊंचाई पर लगे हों, यह भी सही है, ठीक है। अगला, 2.5 से चूजों के लिए 3 वाटर पर्याप्त हैं। अरे 3 वाटर नहीं भाई, 4 वाटर हैं इसमें। कितने वाटर काम लेते हैं? 4 वाटर काम लेते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 35वां क्वेश्चन है, मुर्गियों की फ्री रेंज प्रणाली में प्रति हेक्टेयर वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है। फ्री रेंज प्रणाली में कितने पक्षियों को पाला जा सकता है? बताइए। हाँ 2.5 से, कितने? 2.5 से पक्षियों को पाला जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अर्धसघन प्रणाली में प्रति हेक्टेयर वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है। तो इसमें तो बहुत पक्षियों को पाल सकते हैं हम, यानी कि 700
50 पक्षियों को पाल सकते हैं। ठीक है, देखिए 37वां क्वेश्चन है, मुर्गियों की डीप लीटर प्रणाली में कौन सी बीमारी के संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है? तो आपने खूब नाम सुना होगा, अच्छा जाना पहचाना नाम है, कोक्सीडियोसिस। कौन सा? कोक्सीडियोसिस। देखिए 38वां क्वेश्चन है, चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक अतिरिक्त ऊष्मा प्रदान करना क्या कहलाता है? पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या कहलाता है? ब्रूडिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए 39वां क्वेश्चन है, कृत्रिम ब्रूडर में कितने सप्ताह का तापमान होता है? मतलब सॉरी, दूसरे सप्ताह का तापमान होता है वो कितना होता है? ठीक है, बताओ। तो वो होता है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, देखिए 40वां क्वेश्चन है, जैविक अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रणाली। जैविक अंडा उत्पादन तभी होगा भैया जब पशु जैविक खाद में रहेगा। ठीक है, हरी भरी चीज़ खाएगा, खुला रहेगा। तो खुला किस में रहता है बताओ? खुला रहता है फ्री रेंज प्रणाली में। ठीक है, देखिए 41वां क्वेश्चन है, फोल्डिंग यूनिट प्रणाली में 100 वर्ग फीट क्षेत्र में कितनी मुर्गियों को पाल सकते हैं? 25 मुर्गियों को। कितनी मुर्गियों को? 25 मुर्गियों को पाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ अंडा उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रणाली है। स्वच्छ अंडा उत्पादन, तो स्वच्छ अंडा उत्पादन कौन सी प्रणाली में? केज सिस्टम। केज का मतलब जो पिंजरा प्रणाली होती है ना, उसमें स्वच्छ अंडा उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डीप लीटर प्रणाली में जीवाणुओं की क्रिया से कौन सी विटामिन का निर्माण होता है? कौन सी विटामिन का निर्माण होता है बताओ? डीप लीटर प्रणाली में क्या होती है? जो बिछामन होती है। अब बिछामन में जो पोल्ट्री होती है वो क्या करती है? बीट करती है। बीट करती है अपनी, तो बीट की क्रिया से जो उसमें विटामिन का निर्माण होता है वो कौन कौन सी विटामिन होती है? तो एक तो विटामिन B2 होती है और एक विटामिन B12 होती है। ठीक है, B2 को क्या बोलते हैं? आपको कमेंट करके बताना है ना, कि विटामिन जो B2 होती है और B12 इनके रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ये कमेंट करके बताना है आपको आज। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी पालन का परंपरागत तरीका जिसमें व्यक्ति अपने घर के पिछले हिस्से में 5 से 7 मुर्गियां पाल लेता है। घर के पिछले हिस्से को क्या बोलते हैं? बैक बोलते हैं ना, बैकयार्ड। और क्या पाल रहा है? मुर्गी पाल रहा है, तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैनिबलिज्म की संभावना किस प्रणाली में नहीं होती है? कैनिबलिज्म की जो संभावना, कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है? कैनिबलिज्म का मतलब होता है स्वयं की प्रजाति के जानवर को खाना, या स्वयं प्रजातीय भक्षण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये खतरा नहीं होता है किसमें? हाँ, पिंजरा प्रणाली में। कैसे खाएगा यार, पिंजरे में कैद रहेगा तो। ठीक है, देखिए 46वां और अपना अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी प्रणाली में पक्षी को पूर्णतः घर तक ही सीमित रखा जाता है? ये तो बहुत बेकार पद्धति है। कौन सी पद्धति होगी? वो सघन प्रणाली होगी। ठीक है दोस्तों, ये अपने 40+ जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे और टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जौन सी सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए वो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।